नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसका नया एपिसोड आप मई 2026 में निरंतर हम आपके लिए नए एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। और आज इस कड़ी में हम एक बहुत चर्चित विषय को स्मृति में रखते हुए, क्योंकि हमारे आसपास जो घट रहा है निश्चित तौर पर वो हमारे मनोजगत पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर असर डालता है और प्रश्न भी खड़े करता है। विवाह दो परिवारों का और दो व्यक्तित्वों का, स्त्री और पुरुष, इनका एक अद्भुत तालमेल और गठबंधन है। बड़े उत्साह से तैयारी होती है। भारत की अगर बात करें, आप याद करिए उस रूप स्वरूप की, बारात आएगी, बारात जाएगी, दूल्हा कैसा है, कैसा है, दिखाओ दिखाओ, फोटो दिखाओ, लड़की कैसी, बहू कैसी है, देखो हमारी बहू ठीक है। ये सब कितने भी हम आधुनिक हो जाएं, इन्हीं सब बातों को अंग्रेजी में बोलने लगे, लेकिन इससे डिटैच कोई नहीं हो सकता। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स का बड़ा जोर है। उदयपुर, खजुराहो, तो कहीं गोवा, और जिनके पास बड़ा फलक है धन का, वो पेरिस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, वहाँ भी जाते हैं। ऐसे में जिस प्रसंग की हम बात कर रहे हैं वो भोपाल का एक बड़ा चर्चित और दो उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों का संबंध हुआ। जो लड़की है वो मॉडल और अभिनेत्री रही। जो जिस परिवार में आई उस परिवार में जुडिशरी और आर्मी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा ग्रुप है, और इसी तरह लड़की के परिवारों में भी अनेक लोग सेना में उच्च पदों पर हैं। लेकिन 5 महीने में ये शादी जिस तरह बिखर गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़की ने आत्महत्या की। दोनों पक्ष अब एक दूसरे पर आरोप के साथ सामने आए हैं। लड़की वाले जो हैं उनका आरोप है कि इसमें संदेह है, कहीं हत्या तो नहीं है, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, तमाम बातें। आज का जो हमारा विषय है कि ऐसा क्यों होता है, ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। केंद्र में दोनों तरफ से बातें आती, कभी लड़की पर आरोप लगते हैं, कभी लड़के पर आरोप लगते हैं, कभी लड़की वालों पर आरोप लगते हैं, कभी लड़के वालों पर आरोप लगते हैं। इसकी भी एक मर्यादा है। इससे बड़ा दुख दोनों परिवारों के लिए क्या होगा? जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। जिसके घर से गया, एक की बेटी की मृत्यु हुई, एक की बहू की मृत्यु हुई। आप देखिए ना, फलक कितना इंटेंसिफाइड है। दोनों तरफ ऐसा नुकसान है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। क्या ये दोनों परिवार आज किस मेंटल स्टेट में होंगे? हमने कभी सोचा, ईश्वर न करे किसी के यहाँ ऐसी घटना घटे, लेकिन घट रही है, दुर्भाग्य है। आज हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस परमज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से सनातन के इस अद्भुत विवाह स्वरूप पर भी टिप्पणी चाहेंगे। और चूँकि व्यवहार और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक के तौर पर सामने आते हैं, तो उनकी अमृत वाणी से हमें दोनों पर ऐसी टिप्पणियाँ मिलेंगी जो मार्गदर्शी साबित होगी। तो चलिए सीधे रुख करते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आपका विषय बहुत व्यावहारिक और प्रत्येक परिवार को एक बड़ा गूढ़ और गहरा संदेश देने वाला है। कभी मैं अपने युवापन में, बल्कि किशोरपन में, जब नाना प्रकार के वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए अपने गुरुदेव और पिताश्री के मार्गदर्शन में अपनी दैनंदिनी और जीवन का विकास और विस्तार कर रहा था, तो एक आश्चर्य मुझे सारे अध्ययन में मिला। कभी किसी का ध्यान इस ओर जाता नहीं। हमारे सनातन संस्कृति में कहीं भी सास बहू के मध्य विवाद ही नहीं हुआ है। अरे अद्भुत पारिवारिक परंपरा का अटूट। आप मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए, कोई एक पात्र बता दीजिए जिसके सास बहू के मध्य में मतभेद उत्पन्न हुआ हो, जहां समधन और समधन लड़ी हो, जहां समधी और समधी के मध्य में पारिवारिक वैमनस्यता प्रदर्शित हुई। अद्भुत। आप ये तारतम्य मुझे बता दीजिए, क्या समझ रही है
और कितनी अद्भुत संस्कृति है सनातन संस्कृति। और उतना ही दुर्भाग्य है कि इस संस्कृति को आत्मसात पूरी तरीके से न कर पाने के कारण आज प्रत्येक परिवारों में अशांति के मूल में ये सास बहू और दमाद बेटी इत्यादि इत्यादि के प्रकरण दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ विवाह को स्वरूप का बंधन कहा गया था, रूप का नहीं, स्वरूप का बंधन कहा गया था। आत्मा को कहीं पाणी भी कहते हैं, और पाणिनी शब्द जो है कई बार आत्मा का परिचायक भी हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पाणी ग्रहण कहा गया था। पाणी ग्रहण, आत्मा को ग्रहण करती है, तो दोनों मिलते हैं। यहाँ शरीर गौड़ होता है। जब आपने कहीं नकल करने के फेरे में कहीं की नकल, कहीं की दूसरी, इसको हम लोगों के यहाँ परधर्म या छद्म या विक्षेप कहते हैं, जिसको आपने ग्रहण कर लिया जीवन में। ध्यान रखिएगा, दो संस्कारों का मिलन है विवाह। समधि, धी यानी बुद्धि, जहां दोनों की बुद्धि एक हो जाती है वहां मिलन होता है समधि का। समधि एक जैसी, धी यानी बुद्धि। हाँ। तो एक से संस्कार, एक से आचार, एक से विचार, एक से परंपराएं ये जब मिलती हैं तब परिणय की प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ। ऐसा एक उस समय की आप जिनका लोक उपहास उड़ाते हैं आप, उस समय कोई एक व्यक्ति जाकर किसी संस्कारी परिवार में कहता था कि फलाने परिवार का लड़का है। लड़के की विशेषता नहीं वर्णित की जाती थी, लड़की की विशेषता नहीं वर्णित की जाती थी, वो गौड़ थे जी। क्यों? संस्कार, आचार, विचार, परंपराएं, कुल परंपरा, सभी चीजें शामिल थी इसमें। कि उससे देख लेते थे कि जिस रंग के हैं उस रंग में मिले तो बदरंग ना हो, जिस संस्कार के हैं उस संस्कार में जाएं तो कहीं कोई असंस्कारी प्रक्रिया ना हो, जिस मर्यादा के हैं उस मर्यादा में जाएं तो कहीं कोई अमर्यादित आचरण ना हो। कितनी प्रक्रिया! तुलसी बाबा ने इस पर अद्भुत शोध किया है। अपने जीवन का गूढ़ अनुभव, अपने जीवन का ध्यान रखिएगा। मैं तुलसी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि लौकिक रूप से आप कम से कम आज से पौने 500 बरस पहले की घटना की परिकल्पना कर सकें, इसलिए तुलसी का उदाहरण दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये है परिणय, ये व्यवस्था जो रत्नावली और तुलसी में है। रत्नावली से विदा होते हैं जो 2500 साल पहले बुद्ध की यशोधरा के साथ। आप देखिए ये प्रक्रिया है जो और लाखों साल पहले राम की सीता के साथ है। स्वरूप का बंधन है, रूप का नहीं। हमने स्वरूप की अनुभूति ही नहीं की, तो तुलसी रत्नावली से विरक्त हो रहे हैं। अद्भुत प्रेम करने वाले तुलसी जब विरक्त हो रहे हैं रत्नावली से, तो उस विरक्ति के बाद वो परमात्मा में जब भक्ति, उस विरक्ति को भक्ति बना लेते हैं, तब उनको ध्यान आता है। जीवन भर रत्नावली, अब आयुर्वेद की बड़ी ज्ञाता थी रत्नावली। तुलसी ने वचन दिया था कि जब तुम जाओगी तो मैं आऊंगा, विदा मैं ही करूंगा तुमको। और कितना उनका आत्मविश्वास कि तुमको विदा करने के बाद ही मैं जाऊंगा। सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। तो जब रत्नावली अंतिम प्रयाण करने लगती है, तब रत्नावली के गांव में तुलसी जाते हैं, तुलसी को उनको देखती हैं और देखते हुए विदा होती हैं। सब कहते हैं आ गए बाबा तुलसी, और आंखों से आंखें मिलती है और राम का उच्चारण करके जाती हैं। तो उस बंधन को समझने वाले तुलसी ने परिणय की एक सुंदर परिभाषा दी। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, तुलसी कबहु न छाड़िए। आज के इस व्याख्यान और विमर्श को यदि आप पूर्वग्रह से विरक्त रहकर, आप ये मत समझिए कि मैं आधुनिकता के प्रतिलोम कोई बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार आधुनिकता कुछ है ही नहीं। क्या होता है आधुनिकता? अधने होते आधुनिकता, आदि भौतिक चीजें। आप आदि भौतिक चीजों में रम गए हैं तो संसार है वो। तो काल चक्र में कोई पुराना नहीं होता। पुराने मनुष्य के सींग नहीं होते थे और नया मनुष्य सींग लेके पैदा नहीं होता।
ठीक बात। तो काय का आधुनिकता? यह हमारे विचारों का परिवर्तन है। आपके विचार स्वयं संस्कारमान हो, अर्थात आप जिस संस्कृति के हैं उसकी विचारधारा लेकर आप चलें, व्यवहारिक बने, सैद्धांतिक या कल्पनाओं में ना जिएं, क्योंकि ये कल्पनाएं आपकी यात्रा को 5 महीने में तोड़ देंगी, 5 दिन में तोड़ देंगी। कल्पना दुनिया नहीं है, माया दुनिया है, यथार्थ दुनिया है, जागृत दुनिया है जो तुम देख रहे हो। तो आप देखिए वो लिखते हैं, तुलसी कबहू न छाड़ी और अपने कुल की रीति। यहां सावधान होकर समझिए, जात की बात नहीं कर रहे हैं तुलसीदास, कुल की रीत, कुल की बात कर रहे हैं। एक समुच्चय है, कहां से आप आ रहे हैं, आपका जनरेशन, आपका डीएनए किस रूप में चल रहा है, आपके घर खान पान कैसा है, आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी है, आपके सामाजिक सरोकार कैसे हैं, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल का ढंग कैसा है, आप वस्त्राभूषण कैसे धारण करते हैं, आपके यहाँ कौन सी पद्धति विधान है परमात्मा को मानने या न मानने की। इन सारी चीजों, ये व्यवहार हैं। आपको जीवन 7 जन्मों के लिए हमारे यहाँ बंधन होता है विवाह का। तो स्वरूप समझने के लिए परिवेश को समझिए ना आप। इन सब से मिलकर जो कुछ बनता है उसे कुल कहते हैं। आपके परिवार में आपके परिवार की बच्चियां कैसे कहाँ गई हुई हैं और किस परिवार की बच्चियां आपके यहाँ आई हुई है, ये कुल है। कुल आपके परिवार में लोग कैसा व्यापार करते हैं, कौन नौकरी कर रहा है, कौन नौकरी में नहीं है, आपके यहाँ खान पान का कौन सा तरीका है, आपके यहाँ मादक पदार्थों का आदान प्रदान किस रूप में होता है, आपके यहाँ नशा करते हैं या आप नशा नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों की समीक्षा कुल बनाता है। वाह। इसी कुल से परंपराएं निकलती है, अर्थात आप अपनी परंपराओं के अनुसार करिए काम। तुलसी कबहू न छाड़िए, मत छोड़िए, अपने कुल की रीत थी, लेकिन कहाँ कब मत छोड़िए, बिल्कुल केवल 3 स्थानों में। और लायक हो सो कीजिए ब्याह, बैर और प्रीति। झंझट खत्म है आपके जीवन की। क्या बात है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर शोध किया। लायक हो सो कीजिए, जो सम हो, जिसके विचार मिलते हो। आपके यहाँ इतना बड़ा घूंघट डालते हैं, आपके यहाँ बाबूजी के सामने बात नहीं करते, आपके यहाँ महिलाएं अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं। इसमें कोई आलोचना नहीं है, हमारे कुल की परंपरा है। हमारे यहाँ तो साहब पिताजी और बाप बेटे बैठकर साथ में पीते हैं। हम लोग जो है वस्त्राभूषण चाहे जैसा पहनते हैं, मॉडर्न लोग हैं, चाहे जैसा रहते हैं, जिसकी जब मर्जी जो करना हो वो करते हैं, जो नहीं करना हो नहीं करते हैं। स्वतंत्र भी हैं और स्वच्छंद भी हैं, अनुशासित भी हैं और अनुशासनहीन भी हैं। दोनों प्रकार की प्रक्रिया जीवन शैली के लिए है, जिसमें आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो वहां जाइए ना। लायक हो तो की। ये लायक है। स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी। इसलिए कहते थे भैया वो फलाने खानदान का लड़का, अरे वो उनके तो खानदान का क्या कहना है, उनके दादाजी उसमें थे, सेना में थे, उनके परदादाजी वो थे, उनके पिताजी ये हैं। तो ये चीजें आपने तो इतना बड़ा रहस्य उद्घाटित कर दिया तुलसी बाबा के माध्यम से। लायक हो तो कीजिए। अब देखिए इसमें लायक तत्व से यहाँ एक दूसरे की रीति से अगर अंतर है, कहीं घूंघट का महत्व है, कहीं मॉडर्न है, अब ये साथ आ गए तो वो तो फिर लायक वाला स्वरूप ही नहीं रहा। देखिए अब क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में एक बच्चा मेरे पास आया, उनकी महतारी ने कहा कि गुरुजी अपने मन से शादी करना चाहता है। मैंने कहा तो करने दो, बहुत अच्छी बात है, तुम जीवन से मुक्त, वो अपने हिसाब से करे। बोले नहीं गुरुजी, लेकिन जिस मोड़ी से करना चाह रहा है, अर्थात जिस बच्ची से करना चाह रहा है, उनके यहाँ की शैली और हमारे यहाँ की शैली में बहुत अंतर है। बोले क्यों? बोले वो बच्ची नौकरी करती है। तो मैंने कहा तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बच्ची पढ़े लिखे नौकरी करे, अच्छी बात है। बोले वो उनका बच्चा चिकित्सक था, तो बोली वो चिकित्सक में नौकरी करती है। बोले हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कर दीजिए दोनों की शादी, कितनी अच्छी बात होगी, दोनों ये करेंगे। अरे बोले नहीं, वो बच्ची ने कहा है कि भाई मेरी कमाई मेरे पास रहेगी, तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास रहेगी, मैं अपने माता पिता को देखूंगी, तुम अपने माता पिता को देखो। तो कहाँ कोरिलेशन है यहाँ? मैंने बेटे से कहा कि बेटा तुम उनसे प्रीति करते हो तो फिर संपूर्ण भरण पोषण इत्यादि तुमको करना होगा और अपने माता पिता को देखना होगा। उसमें क्या बात है, बच्ची अपने हिसाब से रहेगी, तुम अपने हिसाब से रहो,
द्वैत हो गया ना, एक तो समझौता हो गया ना, एग्रीमेंट हो गया ना। समझौता हो गया। बेटे की कुछ लाइटिंग अपने आप में जली। मैंने कहा भाई, जब दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं और एक दिशा और दशा में चलने का पथ स्वीकार करते हैं, तब परिणय होता है। प्रतिलोमिता में नहीं होता, उत्तर और दक्षिण नहीं होता। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है, उसमें भी वाह है। दूसरा, अगर किसी सास को बेटी लाना हो जो जीवन के आखिरी समय तक चले और तुम्हें विदा करे, वो विवाह करे। उसकी बहू आएगी, बहू ही बेटी होती, बहू ही बेटी होती है। ध्यान रखिएगा। ये भाव उसके अंतर मन में हो तो वो विवाह पुत्र का उस रूप में करे। दूसरा, यदि किसी बिटिया को अपने कुल को परम सौभाग्य देना हो अश्वमेध यज्ञ के बराबर, तो संकल्प लेकर चले कि मैं दोनों कुलों का मान बढ़ाऊंगी। अपने माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और मेरे धर्म माता पिता का भी मान बढ़ाऊंगी। ये तो पारिवारिक परिवेश हो गया। अब वो पारिवारिक परिवेश को हटा भी दो। कितने दिन तक इसके माता पिता, कितने दिन तक इसके माता पिता। लेकिन ये ध्यान रखना, जो अपनी माँ का होगा वो तेरा होगा, जो अपनी माँ का होगा वो तेरा होगा। क्योंकि अगर वो अपनी माँ से बेवफाई कर रहा होगा तो तू अपने से वफा करने के बारे में मत सोच। फिर संस्कार, संस्कृति, पूजा पाठ, जो लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, मैं उनको ध्यान से देखता हूँ, वो केवल इतना पूछता हूँ, खुद को मानते हो? मानते हो ना अपने आप को? भय लगता है ना? अपनी कल्पनाएं हैं ना आगे बढ़ने की? कुछ तो सोचते हो, मतलब मन, आत्मा, बुद्धि को मानते हो, तो यही ईश्वर है तुम्हारे भीतर। यही ईश्वर है। तो आप देख लीजिए उनके संस्कार खान पान के क्या हैं। ब्याह, तो कहते हैं ब्याह अपने कुल, अपने विचारधारा, अपनी प्रक्रिया से करो। आज के ज़माने में शरद जी, लोगों ने केवल आकर्षण और काल्पनिक बातों को जीवन का यथार्थ मान लिया है। लेकिन जब वो जमीन पर आते हैं ना, तो फिल्मी कहानियाँ खत्म हो जाती हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ये गीतों में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान होता है, यहाँ परिवार के लोग होते हैं, यहाँ आचार विचार मर्यादाएं होती हैं, यहाँ रोज की रूटीन होती। ब्याह, किसी से बैर कर रहे हो आप, किसी से भी कर रहे हो बैर। सेवक से बैर कर रहे हो, साथ में काम करने वालों से बैर कर रहे हो, पड़ोसी से बैर कर रहे हो, एक तरफा बैर कर रहे हो। जिससे बैर कर रहे हो उसको मालूम तक नहीं कि तुम क्यों बैरी हो गए उसके। अब कि बाबा कह गए लायक हो तो लायक हो तो अब आप देख लीजिए, मतलब खाली देख के बैर कर रहे हो आप। मुझे तो इनका चेहरा पसंद नहीं, मुझे तो उसकी आदतें पसंद नहीं। अब आपने मन ही मन में पूर्वग्रह बनाकर बैरी बना लिया। अरे बैरी बनाना सीखना है तो जाओ इतिहास के पात्रों से सीखो। शिशुपाल ने बैर किया तो कृष्ण के साथ किया, कंस ने बैर किया तो कृष्ण के साथ किया, रावण ने बैर किया तो राम के साथ किया। वैर करना भी भक्ति है, लगन से करना बैर भक्ति होती है। ये सारे बैरी भक्त कहलाते हैं, इनकी मुक्ति हुई है, परमात्मा आए हैं इनको तारने के लिए। प्रीति, आपकी मित्रता आपके परिवार के उलझनों के मूल में है। प्रीति का अर्थ होता है आप, कौन आपके घर में बैठता है, कौन आता जाता है, कौन आपका सलाहकार है, किससे आप मशविरा करते हैं। अरे वो दोस्त के चक्कर में मत रहो, चाहे वो सहेली हो चाहे दोस्त हो, वो आपको यदि प्रतिकूल दिशा में ले जा रहा है, दोस्ती की कसम दिलाकर यदि सिगरेट और शराब पीना सिखा रहा है, तो ये दोस्ती किस काम की। यदि नशेबाज बना रहा है तो ये दोस्ती किस काम की। वो सहेली कहाँ की तेरी हितग्राही हो गई जो तुझे भाग जाने की सलाह दे रही है। वाह लोग सब वाह। लायक हो सो कीजिए। ब्याह बैर और प्रीति, विवाह आत्मा से आत्मा का मिलन है, संस्कारों से संस्कारों का मिलन है, मर्यादा का मर्यादा से मिलन है, कुल का कुल से मिलन है। और विवाह एक व्यवहारिक चिंतन है आपके जीवन का। आपकी जीवन की एक पहिए की गाड़ी दो पहिए की गाड़ी बन जाती है और जीवन तभी बढ़ता है जब ब्याह होता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और आपने जो शब्द कहा पाणी ग्रही, पाणी ग्रहण, पाणिनी यानी आत्मा की तरफ संकेत है। हम पहले भी कह चुके हैं, किसी कवि ने, दार्शनिक कवि ने,
छायावादी कवि ने कहा है, मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। अब हम मिल किससे रहे हैं? मिल रहे हैं स्टेटस देखकर। उनके 10 बिजनेस हैं तो हमारे 12 हैं। उनकी बेटी मॉडल है, एक्टर है, तो हमारा बेटा भी या बहुत धनी मानी है या समाज में बड़ा नाम है उसका। यानी प्रेम नहीं है, तराजू है, तराजू में तौल रहे हैं एक दूसरे का वैभव, एक दूसरे की सुंदरता। उनके यहाँ 15 सैन्य अधिकारी हैं तो हमारे यहाँ 20 है। हर दृष्टि से हम भारी हैं। लड़की भी आ रही है तो वो आधुनिकता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्वच्छंदता है। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद, नहाने के बाद एक ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे जिसको शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। नैतिकता भी एक ऐसी ही स्नान की प्रक्रिया है। क्या आप जीवन में बूढ़े नहीं होंगे? क्या आप बीमार नहीं होंगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि आज के मेरा कड़वा अनुभव रहा विवाह का, मुझे अब किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है? ये जो तमाम बातें हैं, ये विवाह नाम की इस संस्था को कमज़ोर कर रही हैं। तो मिलिए, बहुत शक्ति से मिलिए, बहुत ताकत से मिलिए और अपने इस भाव को हटा दीजिए कि कोई श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने की परंपरा निश्चित तौर पर उन प्रक्रियाओं की तरफ ले जाती है जिसे हम कोर्ट कचहरी में जाना कहते हैं, और शायद इससे तकलीफ देह कष्टपूर्ण किसी भी परिवार के लिए या 2 परिवारों के लिए कुछ अधिक नहीं हो सकता है। बहुत डॉक्टर साहब स्मरण रहेंगी आप आज आपकी सारी बातें। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।